मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है बीए पार्ट 3 द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी। लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। एक महान निबंधकार, एक युगानु रूप में प्रसिद्धि पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, अर्थात साहित्य है वो जन समूह का हृदय होता है। जन समूह का जो हृदय होता है उसका आईना, एक तरह से उसका विकास है। और पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार, प्रगतिशील लेखक के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक विषय से संबंधित अनेक प्रकार के निबंध लिखे। अर्थात समाज में जो रूढ़ी है, आडंबर है, पाखंड है, तिलक छापा है, गैर वस्त्र है, धर्म के नाम पर हाहाकार, कदा अनाचार है, पापाचार है, दुराचार है, उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। साहित्य आज किस दिशा की ओर जा रहा है, साहित्य में क्या लिखा जाना चाहिए, साहित्य को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, साहित्य एक खरा अपनी कसौटी पर उतरे, उसका क्या किन्होंने चित्रण किया है। राजनीति, आज राजनीति में जो उठापटक है, रातों रात क्या एक तरह से लोग बिक जाते हैं। राजनीतिक पार्टी का किस तरह से पैसा फेंकती है, कानून का दुरुपयोग करती नजर आती राजनीतिक पार्टियां, और कुर्सी हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए न जाने कौन कौन सी दुष्कृत कुकृत करती नजर आती है, उसका चित्रण उन्होंने किया है। और नैतिक विषय, जो मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उसका क्या उन्होंने चित्रण किया है। आगे प्रिय विद्यार्थियों कि उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया है। हिंदी प्रदीप प्रस्तुत निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन और साहित्य के परस्पर आश्रित स्वरूप का विवेचन किया है। सामाजिक जीवन और साहित्य के परस्पर दोनों को एक तरह से दोनों का मिला जुला एक स्वरूप प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के अनेक उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि की और बताया कि जनसमूह के विकास के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। क्या कि जनसमूह का विकास जरूर होगा, जनसमूह का विकास जरूर होगा, परंतु उसके साथ साथ जो साहित्य का स्वरूप है वो क्या समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। अब पब्लिक किस एंगल या किस रास्ते की ओर जा रही है, कैसी विचारधारा उभर कर सामने आ रही है, उसके अनुसार क्या साहित्य क्या लिखा जाता है, उसके अनुसार साहित्य क्या की एक तरह से जनता के सामने, जनता क्या की तरह से उसको प्रतिनिधित्व जनता के सामने उभर कर सामने आता है। इसी प्रकार प्रस्तुत निबंध में भट्ट जी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक काल का साहित्य अपने समाज जीवन की अभिव्यक्ति करता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सामाजिक जीवन, प्रत्येक साहित्य अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है, सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती, समाज में जो भी कुछ वाहभोग स्थिति होती है, समाज में कुछ उतार चढ़ाव होता है, उसका सारा आईना एक तरह साहित्य में देखा जाता है। और साहित्य क्या एक तरह से फिर जनता क्या समाज क्या उसको पढ़ता है। इसी कारण साहित्य में उस काल की रीति नीति, आचार व्यवहार आदि की परंपराएं चित्रित दिखाई देती है। इस संबंध में भट्ट जी ने भारतीय साहित्य और समाज जीवन के विकास क्रम में अनेक उदाहरण दिए हैं, जिनका कई मायने में क्या चित्रण किया जा सकता है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात कि भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास के क्रम में उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं। भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन, भारतीय क्या अर्थात है, भारत का जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन जीता है, क्या नैतिक और मानवीय मूल्यों के क्या एक तरह सहयोगी है, नैतिक और मानवीय मूल्यों का क्या सहयोग करता है, एक तरह से क्या वो आगे बढ़ता नजर आता, उनका सटीक चित्रण क्या एक तरह से
साहित्य में देखने को मिलते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा नहीं कहकर व्याख्या भाग पर आते हैं। और व्याख्या भाग जो जो बीए पार्ट थर्ड है, द्वितीय प्रश्नोत्तर, उसका क्या व्याख्या भाग है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उसके समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोदितता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसा, छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुहरी, ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्तानंद की लहरी से उद्दीपित हो नृत्य करता है और सुख की परंपराओं में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित नेत्र मानो हस्ताशा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत कोकिला के कंठरव से अधिक मीठी और क्या की सुहावनी मन को भाती है। कठिन शब्दार्थ देखिए प्रिय विद्यार्थियों। परिलुप्त यानी भरी हुई, शोक यानी संकुल, शोक संकुल मीन्स दुख से व्याप्त, तमसा छन्न निराशा रूपी अंधकार से घिरा हुआ, मलिन यानी उदास और विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप, फिरहरी यानी चक्री, फिरहरी यानी फिरना या चक्री। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से लिया गया है। इस निबंध के रचयिता पंडित बालकृष्ण भट्ट है। इस गद्यांश में भट्ट जी ने साहित्य को समाज का प्रतिबिंब बतलाया है। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब बतलाया, जैसे पहले भी हुआ कि समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है वो बिल्कुल साहित्य में देखने सुनने को मिलेगा। आइए प्रिय विद्यार्थी, व्याख्या। निबंध के रचयिता भट्ट जी ने निबंध के प्रारंभ में बतलाया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उसके देश के समाज के लोगों के विचारों का आदर्श स्वरूप होता है। अर्थात किसी देश के किसी काल विशेष वास्तविक स्थिति का ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो वह उस समय के साहित्य से प्राप्त हो सकता है। अर्थात मोटा मोटा अभिप्राय किसी देश का अर्थात वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, आदर्श स्वरूप प्राप्त करना है, तो वहाँ के क्या कि साहित्य को क्या कि उस समय के साहित्य को क्या कि आप पकड़ लीजिए, उस समय के साहित्य को क्या कि बटोर लीजिए, पूरी स्थिति का क्या कि आकलन हो जाएगा। जो जाति जिस समय जिस प्रकार की मानसिकता से भरी हुई रहती है, उसकी उस मनोदशा को उस समय के वहाँ के साहित्य के अनुशीलन से भली भांति जाना जा सकता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मनुष्य का मन दुख शोक से भरा रहता है, क्रोध के कारण तमतमाया हुआ रहता है, अथवा किसी प्रकार की चिंता से दोहरी मन स्थिति वाला होता है, क्या करे अथवा क्या न करे, ऐसी स्थिति में उसके मुख की शोभा भी कांतिहीन तथा निराशा रूपी अंधकार से हुई के समान मलिन उदासीनता के कारण फीकी पड़ जाती है। ऐसे निराशपूर्ण एवं शोकग्रस्त समय में उस मनुष्य के मुख से जो भाषा निकलती है वह भी फूटे हुए ढोल की ध्वनि के समान बेसुरी, बेताल, बेलय अर्थात नीरसता से भरी हुई करुणायुक्त, गदगद और बिगड़े हुए स्वरूप में ही रहती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की मन स्थिति अधिक प्रसन्नतायुक्त रहती है तथा समाज में सभी सुखी और आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं, उस समय मनुष्य की मुख्य छवि खिले हुए कमल के समान शोभायमान, आनंद की अनुभूति से फैले हुए नेत्र मानो हंस रहे हो, आनंदा तिरेक से मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग स्फूर्तियुक्त तथा चंचलता से फिरकी की तरह दोलायमान सा प्रतीत होता है। और इस प्रकार के आनंदपूर्ण वातावरण में मनुष्य के मुख से निकलने वाली जो वाणी है वह भी बसंत ऋतु में जिस प्रकार से कोयल की मधुर कूक ध्वनि मन को आकर्षित करती है, उसी प्रकार से मनुष्य की वाणी मधुर, सुंदर और वह मनोहारी लगती है। अर्थात मोटा मोटा अभिप्राय प्रिय विद्यार्थियों ये है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं कि वातावरण कैसा है, वातावरण के अनुसार ही, चाहे देश का हो, समाज का हो, किसी आंचलिक का हो, किसी ग्रामीण अंचल का हो,
किसी देश का, विदेश का, किसी स्थान का, किसी झील, झरने, नदी का, सागर, समुद्र तट का, वगैरह वगैरह, जहाँ कुछ होगा वो साहित्य में क्या उभर कर सामने आ जाएगा। और साहित्य क्या कि एक तरह से ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है, नई दिशा देता है, एक नई उमंगे पैदा करता है, जोश उत्साह पैदा करता है, साहस पैदा करता है, और इंसान, समाज और देश आगे बढ़ता है। विशेष में प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में लेखक ने बताया जिस प्रकार से मनुष्य की मनोदशा का ज्ञान उसके चेहरे से हो जाता है, वह सुखी अथवा दुखी ठीक उसी प्रकार से जिस समय समाज में मनुष्य की जैसी स्थिति होती है उस समय उसी प्रकार का साहित्य सृजना होती है। एडी से लेकर चोट तक मनुष्य के क्या एक तरह से चेहरे से पता लग जाता है कि वो सुखी है कि दुखी है, भाप लेगा सामने वाला। उसी समय में एक समाज के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात कही जाती है। तत्सम शब्दावली से युक्त संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रतीकात्मक स्पष्ट है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।